समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो। ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों। कोलकाता डॉक्टर के साथ दरिंदगी का असली गुनहगार कौन? हम, आप, दीदी, पुलिस, अस्पताल, कौन? दोस्तों आज इसी कौन का जवाब लेने के लिए बैठे हैं हम। आप इसी कौन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इस कानून व्यवस्था, इस सिस्टम के बारे में डिस्कस करने के लिए बैठे हैं दोस्तों। ये एक कहानी नहीं है, ये एक किस्सा नहीं है, या एक हाँ भाई समाज में ये चीज चल रही है, ये हो रहा है, आज उसके साथ केस हो गया, अच्छा केस के बारे में जान लेते हैं। हम केस के बारे में जानने नहीं आए, हमें सिस्टम के ऊपर बात करना है। हमारे देश में ऐसा सिस्टम क्यों है? क्यों लोगों के अंदर सिस्टम को लेके, क्यों कानून को लेके डर नहीं? क्यों लोग इतना गिर जाते हैं कि वो अपनी शरीर की हवस को पूरा करने के लिए कोई उम्र तक नहीं देख पाते? 7 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल, 14 साल, 21 साल, 19 साल के बच्चों के साथ रेप हो रहा है। दोस्तों कौन जिम्मेदार है? आपको बताते चलते हैं कोलकाता डॉक्टर के साथ दरिंदगी का असली गुनहगार कौन। अस्पताल का सारा सच आप जानकर दंग रह जाएंगे दोस्तों। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग में थी, ये के साथ रेप हो जाता, उसके बाद उनका मर्डर हो जाता, जिससे कि पूरा देश आक्रोशित है। वहीं दूसरी ओर एक सवाल फिर से उठने लगा, क्या कोई महिला सुरक्षित है देश में? इन दरिंदों के लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है। तभी तो हाथरस में 19 साल की युवती, तो बिहार के फुलवारी शरीफ में 9 साल की बच्ची और 7 साल की छोटी लड़की को, और ना जाने कितने मासूम लड़कियों को ये दरिंदे अपना शिकार बना। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर, तो कुछ बहुत ही जानकार टॉप के नेता महिलाओं को मर्यादा और कपड़ों की सीख देते हैं। अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां कैंडल मार्च निकाल, पुलिस और प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधे सोई रहती है, और साल दर साल ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। दोस्तों आपको याद होगा निर्भया का वो पूरी दुनिया की सबसे डरा देने वाली घटना 2012 में हुए निर्भया रेप केस से सत्ता और पुलिस प्रशासन को सबक लेना चाहिए था, लेकिन इसके उलट साल दर साल रेप केसेस में दरिंदगी बढ़ती ही जा रही। आम जन कहते हैं ऐसी घटनाओं को जड़ से खत्म करने के लिए शराब बंद कर देनी चाहिए, तो कुछ पॉर्न को दोषी बताते, लेकिन कई नेता हैं जो लड़कियों की आजादी और उनके छोटे कपड़े को रेप का कारण बताते। ये नेता कहना चाहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्हें शाम 6 बजे तक उनके घर वापस बुला लो, छोटे कपड़े मत पहनने दो। दोस्तों शराब बंद करने से, पॉर्न साइट्स बंद करने से, नो डाउट हम भी कहीं ना कहीं इस बात से इस्तीफा कहीं ना कहीं रखते हैं कि नकारात्मक चीजों को अपने जीवन में ढालने से नकारात्मक प्रवृत्ति आती है, इंसान नेगेटिव हो जाता है। लेकिन क्या हमारे कानून व्यवस्था में ऐसे प्रावधान नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर जब वो निगेटिविटी आए तो उसे वो डर सताए और वो डर उसे वो गलत काम करने ना दे? दोस्तों शुरुआत में हमने जिस रेप केस का जिक्र किया उसके बारे में विस्तार से जान। मामला बहुत गंभीर है, लेकिन सरकार इसे गंभीर रूप से नहीं ले रही। कोलकाता का ये रेप केस कुछ दिल्ली रेप केस जैसा है। वैसी ही दरिंदगी, वैसी ही हैवानियत और वैसा ही पागलपन जो महिला शरीर को भोगने की लालसा में सारे हदें पार कर देता है। रेप न सिर्फ महिलाओं के साथ हो रहा कोई दुर्व्यवहार मात्र है, बल्कि ये हमारे सो कॉल्ड सभ्य समाज पर तमाचा है। ट्रेनी डॉक्टर के शरीर पर कई जगह चोट के निशान है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो काफी मशहूर कॉलेज है, बता दें कॉलेज की छवि प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर कई बार खराब हो चुकी, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। यहाँ जूनियर डॉक्टर के साथ गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी दुष्कर्म की घटना सामने आई। चौथे मंजिल के सेमिनार हॉल में छात्रा का अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक महिला के मुंह, दोनों आंख और गुप्तांग पर चोट के निशान मिले। इसके अलावा होंठ, गर्दन, पेट सहित शरीर के कई भागों में चोट के निशान मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक ने लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो हार गई। दोस्तों हारी वो लड़की नहीं, हार ये समाज गया और हार गया था ये देश, जब उस लड़की के साथ ये दुष्कर्म हो रहा था। लेकिन ये हार उस अकेले बेचारी लड़की की नहीं, सत्ता में बैठे लोगों की भी थी। सचमुच हमारे देश में बेटी बचाओ की जरूरत है। अब बात करते हैं दोस्तों ममता बनर्जी, जिन्हें दीदी के नाम से जाना जाता है। कैसे लोगों का गुस्सा उन पर फूटा। शर्मसार करने वाली इस घटना के सामने आने के बाद डॉक्टर एक समूह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उर्फ दीदी के नाक में दम कर दिया। हाथ में इंसाफ का झंडा लिए ये सड़कों पर उतर आए। विडंबना देखिए, ये खौफनाक घटना एक ऐसे राज्य की है जो महिला शक्ति के लिए जानी जाती है, जो धरती देवी दुर्गा और काली की धरती है, जहाँ के सीएम भी एक महिला है,
जिन्हें सब दीदी से संबोधित करते हैं। मोदी की हाय हाय के साथ साथ दीदी की हाय हाय हो रही है। दोस्तों कौन है अपराध? आरोपी नहीं दोषी कहिए, दोषी नहीं दरिंदा कहिए। संजय राय ये वो शख्स है जिसने 4 शादियां की हैं दोस्त। इस व्यक्ति की 3 पत्नियों ने इसकी हरकतों के कारण से छोड़ दिया और चौथी पत्नी की मौत का कारण कैंसर है। साथ ही ये दरिंदा पॉर्न देखता था, शराब की लत थी और सेक्स एडिक्ट भी था। अब बात आती है कि फिर ऐसे आदमी का हॉस्पिटल में क्या काम? तो बता दें, संजय हॉस्पिटल में पुलिस की मदद के लिए सेविंग वॉलंटियर के तौर पे काम करता था। उसका हॉस्पिटल के ज्यादातर डिपार्टमेंट में आना जाना। दोस्तों अब मैं आपको वो एक बात बताने जा रहा हूँ, वो है अस्पताल का कड़वा सच। रेजिडेंट डॉक्टर का आरोप है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पूरी सुरक्षा एजेंसी में खामी है, मतलब पूरा सिस्टम ही काला है। डॉक्टर ने अस्पताल परिसर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और 24 घंटे कड़ी निगरानी की मांग की थी, लेकिन मैनेजमेंट ने उन्हें कहा चल अब बाप को मत सिखा। वही कॉलेज प्रिंसिपल जिसने इस पूरे मामले के बाद 12 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दिया, कई बार खबरों में रह चुके हैं। विवादों से संदीप घोष का गहरा और पुराना रिश्ता है, जैसे पूंजीपति और बीजेपी का। सॉरी अंधभक्त कहीं ऑफेंड ना हो जाए, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है, उन्हें सिर्फ अंधभक्ति करनी। साल 2021 की बात है, संदीप घोष को आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया। इससे पहले वो सिरदाबा मेडिकल कॉलेज और नेशनल मेडिकल कॉलेज में एमएसबीपी हुआ करते थे। पिछले साल मार्च की एक घटना है जिसमें कोर्ट ने संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप में रिपोर्ट तलब किया। उनके खिलाफ टेंडर में अनियमितता समेत भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। उनके नाम पर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। इससे पहले आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व उपाध्यक्ष अख्तर अली ने टेंडर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। घोष के कार्यकाल के दौरान यह भी आरोप लगे कि आरजीकर हॉस्पिटल से करोड़ों रुपए में मेडिकल कचरा तस्करी के जरिए बांग्लादेश भेजा गया था, जबकि कचरा एकत्र करने के लिए एक निजी कंपनी से करार किया गया। बाद में एजेंसी ने यह शिकायत की कि उन्हें हॉस्पिटल से ज्यादा मेडिकल कचरा नहीं मिल रहा है, इनमें प्रयुक्त सलाइन बोतलें, तार, सिरिंज और दस्ताने आदि शामिल थे, लेकिन इन सब के बाद भी उन्हें पद से नहीं हटाया गया। दोस्तों यही बात करते चले कि इस घटना के कुछ दिनों बाद वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, जबकि लीगली वहां पे बैरिकेडिंग हो जानी चाहिए थी। पुलिस को उस पूरी जगह को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं वो कंस्ट्रक्शन के बहाने एविडेंस को छुपाने की कोशिश की जा रही है। कुछ तो है उस अस्पताल के अंदर जो छुपाया जा रहा है। इसमें आरोपी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, इसमें मुझे पूरा सिस्टम आरोपी लगता है। नाम किसी एक व्यक्ति का आ रहा है, गुनहगार किसी एक व्यक्ति को बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे कई और लोगों के हाथ। अदरवाइज किसी जगह पे क्राइम हुआ है, एक लड़की एक डॉक्टर का रेप होता है और कुछ ही दिन बाद आप वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर देते हैं। ऐसी भी क्या विपदा आ गई। अब यहाँ बात करते हैं हम हमारे सिस्टम की, हमारे देश के सिस्टम की। मोदी जी की बात करते, इधर उधर नाम लेने से कोई फायदा नहीं। आज गोदी मीडिया जाके वहां बात करेगा कि ये हो गया, बेटी के साथ गलत हो गया, लेकिन ये गलत क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कौन जिम्मेदार है, इसके ऊपर कोई मीडिया बात नहीं करेगा। तो अभी आप पहले एक वीडियो देखिए, फिर उस वीडियो के बाद हम उसका विश्लेषण करते हैं। कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा, पूरा देश हर्षोल्लास से भरा हुआ है, इंडिपेंडेंट डे है, खुशी का माहौल है। मोदी जी इस स्टेटमेंट में, इस भाषण में एक बात कहते हैं कि जब किसी के साथ कोई रेप हो जाता है तो मीडिया जगत वायरल कर देता है, उसे बड़ा चढ़ाकर दिखाता है, लेकिन जब उस गुनहगार को सजा मिल जाती है तो उसे कोई नहीं दिखाता। तो इससे आपको क्या पता चलता है? मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं दोस्त, आपको क्या पता चलता है मोदी जी क्या बताना चाह रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि भाई केस हो गया है बट हमने उसके ऊपर एक एक्शन ले लिया, गुनहगार को सजा दिला दी, आप अपना पल्ला झाड़ लेते हैं ये बोल के कि हमने सजा दिला दी, बात खत्म। सर नहीं, सजा दिलाने से चीजें खत्म नहीं होती। जो लड़की, बहुत कम उम्र की लड़की जो डॉक्टरी पढ़ रही है, जो डॉक्टर का काम कर रही है, वहां पे 36 घंटे से सर वो ड्यूटी पे थी। उसका खाना पीना, वॉशरूम जाना, नहाना धोना, सब कुछ उस हॉस्पिटल में चल रहा था 36 घंटे से। वो किसके लिए सब कर रही थी? वो हमारे जैसे लोगों के लिए, समाज के लिए सब कर रही थी, देश के लिए सब कर रही थी। क्या उसे जीने का हक नहीं था? क्या वो जीने का हक नहीं रखती है? उसका तो जीवन खत्म हो गया, वो इस दुनिया में नहीं रही। और उसका ही जीवन खत्म नहीं हुआ, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार का जीवन खत्म हो गया। क्या आपका ये भाषण, ये स्टेटमेंट कि केस होता है तो बहुत बड़ा चढ़ा के मीडिया दिखाता है, जब सजा मिल जाती है तो कोई नहीं दिखाता, तो क्या इससे उस परिवार की भरपाई हो सकती है? क्या उनकी बेटी वापस आ सकती है? सर उस लड़की की डेड बॉडी
वहाँ हॉस्पिटल पड़ी है, उसके माँ बाप को 10 बजे इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी बेटी के साथ ये दुर्घटना हो गई। 4 घंटे उन्हें बाहर खड़ा किया जाता है, बॉडी देखने नहीं दिया जाता। सर सवाल मेरा इतना ही आपसे, और मेरा ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों देशवासियों का सवाल है, क्या हमारे सिस्टम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं आ सकता कि जिससे ये केसेस खत्म हो जाए, ऐसे केसेस ना हो? लोग दरिंदगी की हद पार कर देते हैं सर, क्योंकि हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है। सर आप आए इंडिपेंडेंट डे पे, आपने केस के बारे में एक मुद्दा उठा दिया, आपने बोल दिया कि बाद में लोग नहीं दिखाते। सर सवाल मेरा ये भी बनता है कि मणिपुर में वो महिलाओं को नग्न करके पूरे समाज में घुमाया गया, तब आप कहाँ थे सर? तब आपने कोई ट्वीट क्यों नहीं किया? तब आपने कोई भाषण क्यों नहीं दिया? तब आप जाके वहां क्यों नहीं मिले? आप व्यस्त हैं सर, क्योंकि आपका इलेक्शन आ रहा है। आप व्यस्त हैं इन्फ्लुएंसर्स को मिलने के लिए, यूट्यूबर जो गेम खेल रहे हैं, जो यूट्यूब पर अपनी वीडियो बना रहे हैं, उनसे मिलने के लिए, उनकी मीटिंग के लिए आपके पास समय है, बट मणिपुर में जाके उन महिलाओं का हाल चाल लेने का समय आपके पास नहीं है। सर मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। दोस्तों, इस समाज में, इस सिस्टम में खामियां हैं, और उसके लिए जो जिम्मेदार है वो सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है। उसको ऐसे प्रावधान करने चाहिए, ऐसे संशोधन लाने चाहिए जिससे कि इस देश में जो इस तरह की घटनाएं होती हैं वो खत्म हो। मोदी जी से एक सवाल मेरा और है, आप मोनेटाइजेशन ला सकते हैं, देश के करोड़ों लोग को आप रोड पे लाके खड़ा कर सकते हैं, एटीएमओ के बाहर लाइन लगवा सकते हैं, आप जीएसटी लागू कर सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है आपके जीएसटी लागू करने से, पर आप जीएसटी लागू कर सकते हैं, वन वे आप डिसीजन ले सकते हैं। सर आप धारा 370 हटा सकते हैं, क्या सर आप ऐसा प्रावधान नहीं ला सकते? ऐसा कोई बिल पास नहीं कर सकते जिससे देश की महिलाएं सुरक्षित हो जाए? लगातार केसेस हो रहे हैं, पहले अयोध्या कांड हुआ, अयोध्या कांड को कुछ दिन गुजरे भी नहीं है, उसके बाद सीधे सीधे कोलकाता कांड आ जाता है। ये कैसी व्यवस्था हो रही है देश के अंदर? दोस्तों मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने ओपिनियंस हमें शेयर करें कमेंट के माध्यम से, जिससे कि आला अधिकारियों तक, सिस्टम तक, इस सरकार तक ये बात पहुंचे कि देश के अंदर कितनी पीड़ा है, कितना दर्द है, कितनी संवेदना है। और जब इस तरीके के हम दुर्घटनाएं देश के अंदर देखते हैं, हमें स्वयं को अपना परिवार सेफ नजर नहीं आता, हमें खुद को डर रहता है आज मेरी माँ, मेरी बहन कहीं बाहर गई है, वो सही सलामत वापस आएगी कि नहीं आएगी। दोस्तों मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।